स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं मेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं और फीमेल की कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूं। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। ठीक है, जो मैं रिजल्ट की डेट बताया हूं उसी के आसपास आप लोगों का इसका जो रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद मैं इस वीडियो में यह भी बताया हूं कि आपका रिवाइज आंसर की जो है कब तक आ सकता है और उसमें कितने प्रश्नों के विकल्पों को आयोग जो है चेंज कर सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग अंत तक रहिएगा, उसके बाद आपके सारे डाउट इस वैकेंसी से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंत में कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो टोटल फॉर्म पड़े थे वह 3 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। अगर मैं बात करूं कि इसकी उपस्थिति कितनी रही तो 60% स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया, यानी 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी काफ़ी लड़के जो है इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं, तो इसमें जो है अच्छा खासा आप लोगों का कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं इस वैकेंसी में 2156 पोस्ट है और उसमें जो है 1,80,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई ओवरऑल देखा जाए कि आप लोगों का एक सीट पर कितने कैंडिडेट से कंपटीशन है, जब हम लोग 1,80,000 में 2156 यानी जो टोटल पद हैं उससे भाग दे देंगे तो 83 स्टूडेंट आ रहे हैं पर सीट के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो 83 कैंडिडेट में से 82 कैंडिडेट सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। और इसमें भाई आप लोगों के एग्जाम में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी प्रावधान था, कैटेगरी वाइज अलग अलग, यानी अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो आप लोग सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित था 40%, BC के लिए 36.5%, EBC के लिए 34% और अन्य कैटेगरी SC ST और फीमेल के लिए 32% जो है वह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके लिए जो है 100 अंक निर्धारित थे, यानी आपका एक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये जो टोटल 100 क्वेश्चन हैं वह किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम में 100 प्रश्न में से हिंदी के 10 प्रश्न शामिल थे, जीके के 10 प्रश्न शामिल थे, रीजनिंग के 10 प्रश्न शामिल थे, कंप्यूटर के 15 प्रश्न शामिल थे और जो टेक पेपर से संबंधित थे वह 50 प्रश्न शामिल थे और इंग्लिश के 5 प्रश्न शामिल थे। ये जो टेक से संबंधित जो 50 प्रश्न पूछे गए थे यह काफ़ी अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा गया था। अगर मैं बात करूं तो इसका लेवल भाई मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, ये जो 50 प्रश्न हैं वह कुछ प्रश्नों को हम लोग छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे प्रश्न जो है मॉडरेट टू टफ के श्रेणी में हैं। ठीक है, तो ये रहा 100 क्वेश्चन कि किससे किससे कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई ये जो टोटल वैकेंसी 2156 है उसमें कैटेगरी वाइज मेल की कितनी सीटें हैं और फीमेल की कितनी सीटें हैं। ठीक है, यह जानना आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिस कैटेगरी में जितनी अधिक सीटें होंगी उतना कम कट ऑफ जाने वाला है और जिस कैटेगरी में जितनी कम सीटें होंगी कट ऑफ उस कैटेगरी में उतना ही अधिक जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि भाई मेरी जो कैटेगरी है उसमें टोटल सीट कितनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो भाई यूआर कैटेगरी के लिए मेल के लिए 560 पद हैं और फीमेल के 383 पद हैं। EWS के लिए मेल के 151 पद, फीमेल के 64 पद। EBC के लिए मेल के लिए 245 पद, फीमेल के लिए 143 पद। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं आगे जो अन्य कैटेगरी हैं, तो BC के लिए मेल के 172 पद और फीमेल के 86 पद।
एससी कैटेगरी के लिए मेल के 216 पद और फीमेल के 129 पद, और वहीं एसटी कैटेगरी के लिए मेल के 15 पद हैं और फीमेल के जो है 7 पद इसमें शामिल हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है भाई इसका आंसर की आउट हो चुका है। ठीक है, और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई इसका रिवाइज आंसर की अभी कब तक आ सकता है, तो इसका जो रिवाइज आंसर की है वह 15 से 20 सितंबर के आसपास आने की संभावना है। इसमें जो है 3 से 4 प्रश्नों को आयोग जो है उसके विकल्पों को बदल सकता है। उससे होगा क्या, काफ़ी छात्रों के जो मार्क्स हैं अभी तक वह मिला के रखे हैं उनके कम होने वाले हैं और काफ़ी छात्रों के मार्क्स जो है बढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, अब ये हमें तभी पता लगेगा जब इसका जो है रिवाइज आंसर की आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं भाई। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें जो है भाई नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत बड़ा जो है खेल होने वाला है। ठीक है, क्यों नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम कई दिनों तक चला था और कई शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। तो भाई जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपके जो मार्क्स हैं बढ़ने वाले हैं काफ़ी अधिक, और मॉडरेट शिफ्ट में भी जो मार्क्स बढ़ने वाले हैं, और इजी शिफ्ट में जो आपके मार्क्स हैं लगभग वही आपके मार्क्स रहने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों को यह भी जान लेना चाहिए कि मेरा जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसका लेवल क्या रहा, मैं हार्ड शिफ्ट में हूँ कि मॉडरेट शिफ्ट में हूँ कि इजी शिफ्ट में हूँ, यह भी आप लोगों को जानना आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हार्ड शिफ्ट में कौन कौन सा शिफ्ट शामिल है उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो 16 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है हार्ड में है, 16 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 13 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 15 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट, 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 20 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 13 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, और हम लोग देख लेते हैं ये जो 12 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट है हार्ड शिफ्ट है, 16 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, 14 जुलाई का थर्ड शिफ्ट, ये मैं जो सभी बता रहा हूँ सभी के सभी हार्ड शिफ्ट में शामिल हैं। ठीक है, 15 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 17 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट, 18 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 14 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 19 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, और जो भाई जिसके पेपर हार्ड शिफ्ट में हुए हैं उसके 6 से 8 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में सीधे सीधे प्लस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि मॉडरेट शिफ्ट में कौन कौन सी शिफ्ट शामिल हैं। तो 19 का फर्स्ट, 17 का फर्स्ट, 17 का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 18 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, 11 का सेकेंड, 22 का सेकेंड, ये सभी शिफ्ट मॉडरेट में शामिल हैं। उसके बाद मैं देख लेता हूँ तो 20 का फर्स्ट शिफ्ट, 13 का फर्स्ट शिफ्ट, 14 का फर्स्ट शिफ्ट, 22 का थर्ड शिफ्ट, 21 का थर्ड शिफ्ट, 15 का सेकेंड शिफ्ट, 20 का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये सभी जो शिफ्ट हैं वो मॉडरेट शिफ्ट में शामिल हैं। मैं बता दूं जो मॉडरेट शिफ्ट में जिसके एग्जाम हुए उनके 4 से 5 अंक जो है प्लस होने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मैं बात कर लेता हूं भाई इजी शिफ्ट कौन कौन सा था। ठीक है, तो इजी शिफ्ट में शामिल है 21 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट, 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 22 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 21 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट, 12 जुलाई थर्ड शिफ्ट। ये जो सभी शिफ्ट हैं वह इजी शिफ्ट के अंतर्गत है। जिनके पेपर इजी शिफ्ट में हुए हैं उनके जो मार्क्स भाई बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जितने हैं उतने ही रहने की संभावना है, या 1 या 2 अंक आपके कम भी हो सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो रहा शिफ्ट का ब्यौरा कि कौन कौन सा हार्ड था, कौन कौन सा मॉडरेट था, कौन कौन सा शिफ्ट इजी था। अब उसके बाद मैं बताता हूं भाई ये नॉर्मलाइजेशन है क्या। आप लोगों को पता भी होगा, अभी तक बहुत सारे एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा और उसमें आप लोग नॉर्मलाइजेशन से परिचित भी होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए
अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। ठीक है, तो भाई यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई आपका कैटेगरी वाइज कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, मैं ये रॉ मार्क्स के आधार पर बता रहा हूं कि आपके जो वास्तविक अंक हैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि आपका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, चलिए मेल की अलग बात करेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ और फीमेल की अलग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपकी कैटेगरी जो है यूआर यानी जनरल से हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 70 ±2 मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, और आपकी अगर कैटेगरी भाई फीमेल है तो 50 ±2, आपकी कैटेगरी EWS है, मेल कैंडिडेट हैं तो 64 ±2 मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 48 ±2 मार्क्स। आपकी कैटेगरी अगर BC है, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं तो 64 ±2, फीमेल हैं तो 46 ±2। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं, आपके अगर 62 ±2 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी EBC है, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 45 ±2। ठीक है, वहीं आपकी कैटेगरी SC है, ठीक है, आपकी कैटेगरी जो है SC है और मेल कैंडिडेट हैं तो 55 ±2 और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 ±2। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जो ST कैटेगरी है। इसमें जो मेल कैंडिडेट आप हैं और ST आपकी कैटेगरी है तो 56 ±2 मार्क्स हैं, तो मेरे हिसाब से आपका इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, वही मैं बता दूं फीमेल कैंडिडेट के लिए ST कैटेगरी के लिए 42 ±2 और अगर आपकी कैटेगरी भाई फ्रीडम फाइटर है तो आपके अगर 44 ±2 मार्क्स है तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ठीक है, अंत में मैं आप लोगों को बता देता हूं यह मेरे द्वारा भाई बताया गया अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है, वास्तविक कट ऑफ इसे आप लोग मत समझिएगा क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है तो मेरे अनुसार इसी मंथ यानी अब तो यह मंथ अगस्त ख़त्म ही हो गया है, अगले महीने के लास्ट वीक में इसका जो रिजल्ट है वह आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अंत में आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।